चलिए जी, आज हम लोग का टॉपिक है कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन। कांच की सिल्ली, है ना। कांच की सिल्ली कहने का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे बर्फ का टुकड़ा होता है ना, बड़ा बड़ा, देखे हो, उसको बर्फ का सिल्ली कहते हैं। वैसे ही कांच का भी क्या होता है? सिल्ली होता है ना। कांच का भी सिल्ली होता है। और यह सिल्ली किस में लेना है? तो आयताकार। क्या लेना है जी? आयता आयताकार हमको कांच लेना है। तो आयताकार कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम लोग देखे हैं क्या कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो, ठीक है। और विचलित में हम लोग देखे थे कि किस तरह से विरल माध्यम से सघन माध्यम में विचलित होता है और किस तरह से सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचलित होता है। ये चीज हम लोग देखे थे। तो उसी तरह का बात हम कांच की सिल्ली में देखें। कांच की सिल्ली क्या है? तो कांच से बना है। कांच की सिल्ली किससे बना है? कांच से बना है। और कांच का अपवर्तनांक कितना था जी? 1.33। कांच का अपवर्तनांक कितना था? 1.33। तो कांच की सिल्ली से यानी कांच से प्रकाश को हम गुजारेंगे, है ना, और देखेंगे कि किस तरह से उसमें अपवर्तन हो रहा है। ऐसा समझ में? यानी कांच की सिल्ली से हम प्रकाश के अपवर्तन को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा समझ में? कांच की सिल्ली से जैसे इससे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल समझ, चलिए गौर से जरा देखिए। जैसे मान लीजिए, है ना, कि यह जो है क्या है? एक सतह है। एक सतह है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है, एक हवा, अब मान लेते हैं कि यह जल है। क्या है जी? जल। ऐसे समझ में? अब फिर से मान लेते हैं कि एक और माध्यम है यहाँ पर, और ये है हवा। देखो बीच में किसकी परत है? जल की परत है। बीच में किसकी परत है? जल की परत है। ऐसा समझ में? अब बाकी दोनों बाहर, और किसकी परत है? हवा की। हवा की परत है। ऐसा समझ में? यदि मान लीजिए कि हवा से प्रकाश जो है ना, जल में प्रवेश कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हवा से प्रकाश जो है कहाँ प्रवेश कर रहा है? जल में। जैसे प्रकाश जल में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर क्या हम देखेंगे कि यह अभिलंब यहाँ बनाएगा, और यह प्रकाश जो है कहाँ मुड़ेगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ऐसे, है ना। और अभिलंब की ओर मुड़ेगा और सीधे जल में ये चलता चला जाएगा। सीधे जल में चलता चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर से देखिए। अब इस जल के बाद क्या है? हवा है। हवा है ना, तो यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है। माध्यम जैसे चेंज होगा यहाँ पर नॉर्मल बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? नॉर्मल। अब बताओ, अब यहाँ जल से हवा में प्रकाश चल रहा है। जल से हवा में चल रहा है, तो इसका मतलब ये कहाँ जाएगा? अभिलंब से दूर चला जाएगा। कहाँ जाएगा? अभिलंब से दूर चला जाएगा। अब बताओ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हवा जो है एक विरल माध्यम है, जल की अपेक्षा विरल हो गया। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। और जल जो है कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। तो जब प्रकाश जो है ना, हवा से जल में प्रवेश करेगा तो हवा विरल हो गया और जल सघन हो गया, है ना। जल सघन हो गया। और हम जानते हैं कि जब जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब यही प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ऐसा समझ में? अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। यह अभिलंब हो गया, इससे दूर मुड़ जाएगा। दूर तो मुड़ेगा, है ना। लेकिन अब ये चीज हमको देखना है क्या, कि ये प्रकाश आ रहा था इधर से ना, गौर से देखिए, ये इसका डायरेक्शन क्या है? सीधा ये है कि नहीं है? ये है ना, है? ये है। लेकिन देखो ओरिजिनल प्रकाश का पाथ देखेंगे ना, तो ये पाथ कहाँ दिखाई दे रहा है? एकदम सीधे दिखाई दे रहा है। ये किरण जो यहाँ पर निकल रही है प्रकाश की, यदि इसको पीछे बढ़ाएं तो हमको पता चलेगा कि ये देखो ऐसे जा रहा है। ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो प्रकाश का पथ विचलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। प्रकाश की किरण का देखो ऐसे इंटर कर रहा है, लेकिन देखो निकल कहाँ आ रहा है? तो दोनों में क्या हो रहा है ना, दोनों में चेंजेस हो रहा है ना। यानी आपतित किरण, इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। और इसको कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं? ये निकल रही है इसलिए इसका क्या नाम है? निर्गत। ऐसा समझ में? लेकिन ये वाली जो किरण है ना, इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण, ठीक है।
अपवर्तित किरण कहते हैं। बात समझ आ रहा है? लेकिन अब एक चीज और समझते हैं, मान लेते हैं कि ये AB सतह है और ये CD सतह, CD सतह है। तो अपवर्तित किरण ये किस सतह के लिए है जी? AB के लिए। किस सतह के लिए? लेकिन CD के लिए क्या होगा? CD के लिए आपतित होगा। देखो CD सतह पे आ रहा है ना, तो CD सतह के लिए क्या होगा? आपतित किरण। आपतित किरण ये किसके लिए होगा? CD के लिए। ऐसा समझ में? देखो, तो हम ये चीज देखना चाहते हैं कि जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है, ऐसा समझ में, और फिर उसी माध्यम से निकल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो क्या होता है? ऐसा समझ में? अच्छा है, पहले वाले माध्यम में ही प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो किरण आ रही थी और जो किरण बाहर निकल रही है, उन दोनों में देख रहे हैं कि कुछ दूरी है कि नहीं? कुछ दूरी है। यही दूरी क्या होता है ना कि ये पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्श्विक विस्थापन। यही दूरी क्या कहलाता है? पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। तो हमको इस बात को यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर ये समझना है कि प्रकाश की किरण का विस्थापन कैसे होता है। विस्थापन कैसे होता है, ऐसा समझ में? क्या अपने ओरिजिनल पाथ से कितना विस्थापित हो रही है, ऐसा समझ में? इसको जाना था। ये मान लो O डैश है और ये क्या है? ये क्या है? O डैश है। ये O है और ये क्या है? O डैश है। तो ये बिंदु O पर आपतित हो रही है ना? O पर आपतित हो रही है, लेकिन निर्गत कहाँ से हो रही है? O डैश से। O डैश से हो रही है ना? तो जब O डैश से हो रही है और O से हो रही है, तो इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस हमको मिल रहा है कि नहीं, है ना? तो इसको जाना चाहिए था कहाँ, यानी आपतित किरण के हिसाब से देखें तो निर्गत किरण कुछ डिस्टेंस पर डिस्प्लेस हो गया कि नहीं हो गया, है ना? तो इस तरह से निर्गत किरण क्या होती है कि आपतित किरण से कुछ दूरी पर विस्थापित हो जाती है ना, अपवर्तन के बाद। और यही विस्थापन इसका क्या कहलाता है? पार्श्विक विस्थापन कहलाता है। ऐसा समझ में? तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब प्रकाश हवा से जल में प्रवेश कर रहा है और प्रकाश जब जल से हवा में प्रवेश कर रहा है, ऐसा समझ में, यानी विरल से सघन में, फिर सघन से विरल में, ऐसा समझ में। तो हवा जो पहले वाला जो माध्यम था उसमें जो किरण आपतित हो रही थी, है ना, और जो सबसे अंतिम वाला जो माध्यम है इसमें जो किरण निर्गत हो रही है, दोनों के बीच में क्या है? कुछ डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस है, कुछ दूरी है, जिसे हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। और इसी चीज को हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। प्रायोगिक आप लोग समझते हो ना, जो प्रैक्टिकल होता है उसके माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से प्रकाश की किरण में विस्थापन होता है। ऐसे समझ में? किस तरह से प्रकाश की किरण में विस्थापन होता है। ठीक है, तो इसको हम आयताकार कांच की सिल्ली के माध्यम से समझने का प्रयास करें। ठीक है, मान लेते हैं कि एक आयताकार कांच की सिल्ली है ना, एक आयताकार कांच की सिल्ली है। ठीक है, एक आयताकार कांच की सिल्ली है जो ABCD है। क्या है ये? ABCD। क्या है ये? ABCD। ठीक है, ABCD आयताकार कांच की सिल्ली है। थोड़ा और बड़ा लेते हैं, है ना। ABCD एक आयताकार कांच की सिल्ली है। देखिए ध्यान से आप लोग। ठीक है, ये क्या हो गया? कांच की सिल्ली हो गया, कांच की सिल्ली। कैसा है ये शेप इसका? आयताकार। क्या है? आयताकार। और नाम लेते हैं, मान लीजिए कि यह ABCD है। क्या है? ABCD है, समझ में? इसके दो सतह AB और CD को हम समझेंगे। दो सतह AB और CD। अभी बताइए है क्या? कांच है ना, और इसके बाहर मान लेते हैं क्या है? हवा है। बाहर क्या है? हवा। इधर भी क्या है? हवा है कि नहीं? अब ये पूरा कांच हो गया, कांच माने शीशा हो गया, है ना। अब सघन माध्यम हो गया, तो हवा के अपेक्षा ये क्या है? सघन हो गया ना। हवा की अपेक्षा ये कौन सा माध्यम हो गया? सघन। ये सघन हो गया, और ये क्या हो गया? विरल हो गया। ये भी क्या हो गया? विरल हो गया। ठीक है, विरल हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि AB सतह की ओर, AB सतह की ओर हम एक पिन यहाँ पिन अप करें। एक पिन है, जैसे मान लीजिए कि ये P1 है। क्या है? एक और है यहाँ पर पिन, जिसका नाम क्या है? P2। देखो दो गो पिन यहाँ पे पिन अप करती हैं ऐसे। ठीक है, अब इस पिन को हम देखेंगे, किधर से आके देखेंगे? इधर से। कहाँ से आके देखेंगे? इधर से, है ना। ये पिन यहाँ पर पिन अप किए हुए हैं, गौर से देखिए, यहाँ पर पिन अप किए हुए हैं,
लेकिन हमको आके कहाँ से देखना है, इधर से। तो आपको ये लगेगा, क्या लगेगा कि ये पिन जो हम देखेंगे, है ना, ठीक है, और जहां आपको पिन दिखेगा ना, जहां आपको पिन दिखेगा उसी के सीध में आपको दूसरी ओर पिन क्या कर देना है, गाड़ देना है, दूसरी ओर पिन गाड़ देना है। देखिए ध्यान से, है ना, आप ये P1 P2 दो पिन है ना, अब इस पिन को हम इस साइड से देखेंगे, है ना, इस साइड से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसी के सीध में ना दिखना चाहिए, पर वास्तविक रूप से इस सीध में नहीं दिखेगा। ये क्या होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाएगा, है ना। तो जब आप इधर से देखिएगा ना तो पिन आपको इधर गाड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ना पड़ेगा P1 डैश और ये P2 है, यहाँ पर गाड़िएगा ना, इधर से देखिएगा तो ये आपको सीधा नजर आएगा, ऐसे, ऐसे समझ में। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल यदि हम ध्यान से देखें तो ओरिजिनल प्रकाश तो ऐसे जाना चाहिए, ओरिजिनल पथ ये है, पर जब जैसे ये माध्यम अपना चेंज करेगा तो प्रकाश का पथ भी क्या होगा, विचलित हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब प्रकाश की किरण इसको आना चाहिए ऐसे, इसको जो है प्रकाश की किरण ऐसे आना चाहिए, लेकिन होगा क्या, तुरंत यहाँ क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा, और जैसे यहाँ पर अभिलंब बनेगा तो प्रकाश की किरण कहाँ मुड़ेगी, मान लेते हैं ये अभिलंब MN है, ये O है, और ये क्या है, A है, तो ये प्रकाश की किरण कहाँ मिल जाएगी, अभिलंब की ओर मिल जाएगी। देखिए ध्यान से, अभिलंब की ओर मुड़ गई, है ना। अब देखो प्रकाश चल कैसे रहा है ना, प्रकाश कैसे चल रहा है। अब हवा से सघन माध्यम में यानी विरल से सघन माध्यम में प्रवेश किया तो ये अभिलंब की ओर क्या होगा, मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। यहाँ कोण ये क्या बनाएगा, I, और यहाँ कोण क्या बनाएगा, R, मान लेते हैं R डैश बनाएगा, चाहे R ही बनाएगा, मान लीजिए क्या बनाएगा, R बनाएगा। अब देखो दूसरे सिरे पर हम गौर से देखें तो बोलो यहाँ क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, अभिलंब, अभिलंब यहाँ बनेगा। अब ये प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी, अभिलंब से कहाँ जाएगी, दूर चली जाएगी, ऐसा समझ में, अभिलंब से कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। ये हवा हो गया और ये विरल हो गया, अभिलंब से दूर चली जाएगी। मान लेते हैं ये कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, P1 और P2। देखो अब ऐसे देखेंगे ना तो ये प्रकाश जो है सीधा नजर आएगा। अब देखो इसका ओरिजिनल पाथ कहाँ है ना, अब ये निकल रहा है यहाँ से ना, ठीक है, तो ये मान लेते हैं क्या है, OB है, और ये कहाँ पर है, O डैश पर है, ठीक है। अब इसको जब पीछे बढ़ाएंगे ना ऐसे, तो ऐसे पीछे जाएगा, देखो डिस्प्लेस हो गया कि नहीं, अपने पथ से विचलित हो गया ना। तो यही दोनों, ये कौन सा किरण हो गया, इसको कहेंगे आपतित किरण, क्या कहेंगे, आपतित किरण, और ये क्या हो गया, निर्गत किरण, निर्गत किरण, ऐसा समझ में, निर्गत किरण। अब देखो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों किरण एक दूसरे के समांतर हो जा रही है, एक दूसरे के समांतर हो जा रही है, और एक दूरी पर ये क्या हो जा रही है, विस्थापित हो जा रही है, और इस दूरी का नाम क्या है, D, और इस दूरी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। यानी यहाँ पर ये चीज समझना है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कैसे वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, समझ में, कैसे वह अपने पथ से विचलित हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम कांच की सिल्ली को चुने हैं, और कांच की सिल्ली में हम देख रहे हैं कि एक बार प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है और एक बार कांच से प्रकाश हवा में आ रहा है ना। अब जब आ रहा है तो ओरिजिनल जो इसका मतलब आपतित किरण था और जो निर्गत किरण था, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, विस्थापित हो जा रहे हैं, है ना। और जितने दूरी से विस्थापित हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ऐसा समझ में। तो देखो किस तरह से किरण जो है यहाँ पर विस्थापित हो जा रही है, ऐसा समझ में, है ना। अब देखो यहाँ पर I माने हैं तो यहाँ पे क्या है, R, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर I डैश नहीं बनेगा, इसको R डैश मानेंगे, इसको मानते हैं E, क्या मानते हैं, E मानते हैं, ऐसा समझ में, क्या मानते हैं, E मानते हैं। तो एंगल I क्या हो गया, आपतन कोण, ऐसा समझ में, आपतन कोण। एंगल R क्या हो गया, अपवर्तन कोण, है ना, किस सतह के लिए,
ए बी सतह के लिए, किस सतह के लिए? ए बी सतह के लिए। और कोण आर डैश क्या हो गया? आपतन कोण। आर डैश आपतन कोण किस सतह के लिए? सी डी, सी डी सतह के लिए। देखो यहाँ पे आर डैश बन रहा है ना, ये सी डी सतह पर आपतित हो रहा है ना। और दूसरा क्या है? एंगल ई, इसको क्या कहेंगे? निर्गत कोण। ये क्या बनेगा? निर्गत कोण। निर्गत कोण को किससे दिखाते हैं? ई से। है समझ में? और किस सतह से निर्गत हो रहा है? सीडी सतह से। किस सतह से? आपतन कोण ये किस सतह का है? ए बी का ना है। देखो यहाँ पे दो सतह से हम परावर्तन देख रहे हैं, एक ए बी सतह से परावर्तन और एक सीडी सतह से, सॉरी, एक ए बी सतह से अपवर्तन और एक सीडी सतह से अपवर्तन। दो सतह से अपवर्तन देख रहे हैं। तो ए बी सतह पे क्या हो रहा है? प्रकाश हवा से कांच में, यानी बिरल से सघन में। और सीडी सतह से क्या हो रहा है? कांच से हवा में, कांच से हवा में, यानी सघन से बिरल में। देखो दो सतह का अपवर्तन हम यहाँ पर देख रहे हैं। है समझ में? कितने सतह से? दो सतह से। तो यहाँ पर जो अपवर्तन हो रहा है वो कितने सतह से हो रहा है ना? ए बी सतह से। कहां से? ए बी सतह से अपवर्तन। और दूसरा सीडी सतह से अपवर्तन। सीधी सतह से अपवर्तन। दो तरह का अपवर्तन हो रहा है ना, एक ए बी सतह से और एक सीडी सतह से। बात समझ में आ रहा है? एक ए बी सतह से हो रहा है और एक सीडी सतह से अपवर्तन हो रहा है। दोनों अपवर्तन को हम समझें, है ना। तो ए बी सतह से अपवर्तन होगा तो आपतन कोण क्या बनेगा? आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर। और सीडी सतह से होगा तो आपतन कोण क्या बनेगा? आर डैश। और निर्गत कोण क्या बनेगा? ई। निर्गत कोण ई बनेगा। बात समझ में आ रहा है? यदि बाहर, दोनों बाहर का माध्यम यदि बराबर हो जाए, माध्यम यदि बराबर हो जाए तो एंगल आई जो होगा ना, एंगल आई, ये एंगल ई के क्या हो जाएगा? बराबर। और आर जो है ये एंगल किसके? आर डैश के क्या हो जाएगा? बराबर। कब? जब दोनों बाहर का माध्यम बराबर हो। मान लो ये भी हवा है और ये भी हवा है। समझ में? जितने कोण से इंटर करेगा ना उतना ही कोण से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। है समझ में? तो दोनों का माध्यम यदि समान हो जाए तो एंगल आई किसके बराबर होगा? एंगल आर किसके बराबर होगा? आर डैश के बराबर हो जाएगा। है समझ में? तो इस तरह से हम पार्श्विक विस्थापन को समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, जब आयताकार सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, तो उसमें पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? तो पार्श्विक विस्थापन से क्या क्या समझते हैं कि जब, है ना, आयताकार कांच की सिल्ली से अपवर्तन में हम देखेंगे कि जो आपतन कोण हो, सॉरी, जो आपतित किरण है, कौन? आपतित किरण और निर्गत किरण। कौन किरण? आपतित और निर्गत, इन दोनों को समझेंगे। आपतित किरण और निर्गत किरण। तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर, दोनों एक दूसरे, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर तो दोनों आपस में समानांतर हो जाती है और इनकी बीच की दूरी क्या कहलाती है? पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? पार्श्विक विस्थापन। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा किरण को समझ लेते हैं। किरण, अब यहाँ पे किरण क्या है जी? है ना, बोलो, किरण क्या है यहाँ पर? एओ क्या है? बोलो, आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। बोलो किस सतह के लिए है? ए बी सतह के लिए। किस सतह के लिए? ए बी सतह के लिए। चलो और बताओ, ए बी सतह के लिए, है ना, ओ बी क्या है? नहीं, एक और है ना, क्या? ओ डैश ओ। ओ डैश ओ क्या है? बोलो, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। बोलो किस सतह के लिए है? ए बी सतह के लिए। ठीक है। चलो और बताओ, यही ओ डैश ओ, ये आपतन किरण, आपतित किरण भी है ना। बोलो किस सतह के लिए? सीडी सतह के लिए। किस सतह के लिए? सीडी सतह के लिए, है ना। चलो और उसके बाद ओ बी क्या है? ओ डैश बी क्या है? निर्गत किरण। किस सतह के लिए? बोलो, सीडी सतह के लिए। सीडी सतह के लिए। ये भी एक अपवर्तित किरण ही होगा, लेकिन बाहर निकल रहा है ना, इसलिए इसको क्या कर दिए? निर्गत किरण। तो ये भी किस सतह के लिए होगा? सीडी। तो सीडी सतह के लिए जो किरण है वो प्रकाश की किरण और ये कोण है वो दोनों आपके पास मौजूद है कि नहीं? दोनों आपके पास मौजूद है।
तो इसके हिसाब से हम क्या देखेंगे कि किस तरह से पार्श्विक विस्थापन हो रहा है कि नहीं। दो प्रकार से अपवर्तन हो रहा है, आप देख सकते हैं। एक 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 ए बी सतह से अपवर्तन और एक सी डी सतह से अपवर्तन। दो बार अपवर्तन हो रहा है ना, और दो बार अपवर्तन होने की वजह से यह क्या हो रहा है, विस्थापित हो जा रहा है। जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण से विस्थापित हो जा रही है। कितना दूरी पर, डी दूरी पर। है समझ में। अब यहाँ पर पार्श्विक विस्थापन क्या है, इसका डिफिनीशन लिखेंगे, है ना। पार्श्विक विस्थापन, है ना। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, है ना। कांच की सिल्ली में प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद, है ना, आपतित किरण, आपतित किरण, है ना, आपतित किरण और आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, क्या जी, आगे बढ़ाने पर, तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे के, ये एक दूसरे के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है ना, तथा इनके बीच की दूरी, तथा इनके इनके बीच की, इनके बीच की दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। है समझ में, पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। और इसे किससे सूचित करते हैं, डी से। इसके आगे क्या लिख दीजिएगा, डी, स्मॉल डी से सूचित करते हैं। तो इस तरह से हमको हम ये बात समझे कि आयताकार कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। इतना बात समझ में आ गया। तो देखो ये प्रैक्टिकल है, ये क्लास में जो है ये प्रैक्टिकल कराया जाना चाहिए बच्चों से, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में ऐसे वो कांच का सिल्ली मिल जाएगा, ठीक है। इसको वो कार्डबोर्ड पर रख देंगे, है ना। इसके ए बी सतह पर दो पिन अप करेंगे, है ना। एक पिन यहाँ और एक पिन यहाँ। इसको दूसरी ओर से देखने का प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि वो कहाँ से दिखेगा, जहां दिखेगा ना जिस पथ पर, उसको हमको दो पिन यहाँ लगा देना है ना। यहाँ से देखिएगा ना तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सीधा दिखेगा, ये वाला और ये वाला सीधा दिखेगा। पर वास्तविक रूप से देखा जाए ना, जब इसका हम आरेख खींचेंगे तो पता चलेगा कि ये क्या हो गया, विस्थापित कर गया है ना। कितने डिस्टेंस से, डी डिस्टेंस से ये विस्थापित कर गया है समझ में। तो पार्श्विक विस्थापन कैसे होता है कांच की सिल्ली से, है समझ में। अब देखो ये चीज समझाया गया है ना कि इसी विस्थापन की वजह से, इसी पार्श्विक विस्थापन की वजह से, है ना, जो हमको तारे दिखाई देते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्या, तारे जो होते हैं टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं इसी विस्थापन की वजह से, है समझ में। यानी हमारे वायुमंडल में बहुत सारा परत बन जाता है। जब प्रकाश वहां से आता है ना तो कभी हम विलंब की ओर, कभी अविलंब से दूर, है ना, आगे पीछे होने की वजह से तारा जो है हमको क्या दिखाई देता है, कभी कभी जो है, कभी एकदम चमकीला दिखाई देगा तो कभी जो है डार्क दिखाई देगा, है समझ में। कभी जो है मतलब बहुत उसका लाइट ज्यादा होगा, कभी उसका लाइट कम होगा। इसको, इस प्रक्रिया को टिमटिमाना कहते हैं, है समझ में। तो इसी आधार पर हम जो है तारे के चमकने को हम समझते हैं, है समझ में। तो हेडिंग डालिए और इसको लिखिए। जितना ही कांच मोटा होगा पार्श्विक विस्थापन उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन
कांच के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। कांच के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि कांच की मोटाई जितनी ही ज़्यादा होगी उतना ही पार्श्विक विस्थापन ज़्यादा होगा। कांच की मोटाई जितनी ही अधिक होगी पार्श्विक विस्थापन उतना ही अधिक होगा। पार्श्विक विस्थापन उतना ही अधिक होगा। तो कांच की मोटाई जितनी अधिक होगी पार्श्विक विस्थापन उतना ज़्यादा होगा, यानी कांच की मोटाई जितनी कम होगी पार्श्विक विस्थापन उतना ही कम होगा। यानी जो पार्श्विक विस्थापन है वो पार्श्विक विस्थापन कांच की मोटाई पर निर्भर करता है। पार्श्विक विस्थापन कांच की मोटाई पर निर्भर करता है, यह हम बात समझ गए। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि जितना ही पार्श्विक विस्थापन यदि हमको चाहिए ज़्यादा तो कांच को मोटा करना पड़ेगा, यदि कम चाहिए तो कांच को पतला करना पड़ेगा। कांच को पतला करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो इस चीज़ को हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग नोट कर लेंगे। पार्श्विक विस्थापन किस तरह से कांच की मोटाई का सीधा समानुपाती है, ये चीज़ हम भली भांति समझ गए। ओके ओके। पार्श्विक विस्थापन किस पर निर्भर करता है? कांच के मोटाई पर। कांच की मोटाई पर निर्भर करता है। यह कांच की मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। जितना ही कांच की मोटाई अधिक होगी उतना ही पार्श्विक विस्थापन अधिक होगा, या जितना ही कांच की मोटाई कम होगी उतना ही पार्श्विक विस्थापन कम होगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम समझेंगे कि मछुआरे को मछली मारने में कठिनाई क्यों होती है। मछुआरे को मछली मारने में कठिनाई क्यों होती है? मान लीजिए कि ये एक तालाब है, इसमें पानी है और इस पानी में मछली है। इस पानी में मछली है, मान लेते हैं कि यह एक मछली है, ठीक है। मछली वैसे मैंने एक सिंपल तरीके से बनाया है, आप मत समझिएगा कि जो है मछली ऐसे ही होती है। ये मछली हो गई और ये मछली का आँख हो गया, है ना। और ये मछली, और बाहर से टमाटर लाल इसको देख रहे हैं। टमाटर लाल देख सकते हैं आप, ये कैसे हैं टमाटर लाल, इनका मुंह नहीं बना है ना, ये कम बोलते हैं। चलिए टमाटर लाल, है ना, एक मछुआरे हैं और मछली को जो है इनको मारने में कठिनाई हो रही है। तो कैसे मछली को मारने में कठिनाई हो रही है इस चीज़ को हम समझेंगे, है ना। इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे, कैसे जो है इनको दिक्कत होगी मछली को मारने में। क्या मछली के ये फिक्स पोजीशन को नहीं देख पाएंगे? मछली जिस पोजीशन पर होगी उसका फिक्स पोजीशन जो है मछुआरे को दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, है ना। इसके पीछे कारण क्या है? तो मान लीजिए कि मान लीजिए कि मछली से हम दो प्रकाश की किरण निकालते हैं, है ना, जो जल से हवा में होकर गुजरेगी, जो जल से हवा में होकर के गुजरेगी, है ना। यहाँ एक सतह है जो जल और हवा को अलग कर रही है ना। ये दोनों किरणें सीधी जानी चाहिए, पर वास्तविक रूप से देखें, है ना, तो ये किरणें, है ना, ये किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेंगी, है ना। हवा और कांच यानी हवा और जल, ये जल से हवा में प्रवेश करेंगी। तो जल से जब हवा में प्रवेश करेंगे तो जल और हवा की सतह पर ये अभिलंब का निर्माण करेंगे, और अभिलंब, है ना, और ये अभिलंब से दूर होते हुए निकल जाएंगे। ये किरणें अभिलंब से दूर होते हुए निकलेंगी, और जब इन किरणों को यानी अपवर्तित किरणों को जब पीछे बढ़ाएंगे तो मछली की स्थिति कुछ अलग हमको नजर आएगी। मछली की स्थिति कुछ अलग हमको नजर आएगी। देखिए किस तरह से जो है ना, किरणें जो है अभिलंब से दूर जा रही हैं, और ना, और ये किरणें जो है
मछुआरे की आंख पर पड़ रही हैं। अब इन किरणों को जैसे हम पीछे बढ़ाएंगे बैक साइड में, तो ये किरणें जाकर के एक बिंदु पर मिलेंगे। ये किरणें जाकर के एक बिंदु पर मिलेंगी जहां मछली की एग्जैक्ट पोजीशन जो है दिखाई देगी। यहाँ मछली की एग्जैक्ट पोजीशन हमको दिखाई देगी। इस तरह से हम देख सकते हैं मछुआरा जो है ना, वो मछली के एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं देख पाता है, इसलिए जब वह मछली को भेजता है, मारता है, तो उसको मारने में बड़ी कठिनाई होती है। तो ये चीज़ हम समझ गए कि मछुआरे को है ना मछली मारने में कठिनाई क्यों होती है। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यह प्रकाश के अपवर्तन का एक प्रभाव है, जिसकी वजह से मछुआरा मछली की फिक्स स्थिति को नहीं देख पाता है और उसको मछली पकड़ने में कठिनाई होती है ये बात हम समझ गए, है ना। आप देख सकते हैं ये है मछुआरा, है ना, और किस तरह से मछुआरा जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली की सही स्थिति को नहीं देख पाता है, ठीक है। ये बात हम समझ गए। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट है हम लोग का कि जैसे कोई बाल्टी पानी से भरी हुई है और उसमें उसके पेंदी में कोई सिक्का रख देते हैं, वो सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। मान लीजिए कि यह एक बाल्टी है ना, यह एक बाल्टी है ना, और बाल्टी का ठीक है, ये बाल्टी देख सकते हैं, इसमें जो है जो इसका हैंडल है वो बैक साइड पे है ना, वो प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इसमें पूरा पानी लबालब भरा हुआ है, और जो है इसके पेंदी में एक सिक्का रखा हुआ है। अब ये सिक्का जो है, क्या एग्जैक्ट पोजीशन को हम देख पाते हैं सिक्का को? तो नहीं। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो हम देखेंगे, सिक्का को रख देंगे। अब यहाँ से हम दो किरणें निकालने का प्रयास करेंगे, जो किरणें जल से निकल करके हवा में प्रवेश करेंगी। जो किरणें जल से है ना निकलकर हवा में प्रवेश करेंगी। मान लीजिए कि ये दो किरणें हैं, है ना। अब ये दो किरणें किस तरह से जल से बाहर निकल रही हैं लेकिन हमने इन किरणों को लंबवत ले लिया है, इस तरीके से ये क्लियर रूप से हम नहीं देख पाएंगे, है ना। क्लियर रूप से हम इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे, हम सिक्के की स्थिति को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि इनको तिरछा करके, यानी एंगल पर हम टिल्ट करके किरणों को लेते हैं, है ना। किरणों को टिल्ट करके लेते हैं, ठीक है, टिल्ट करके लेते हैं। तो यहाँ से जब इस तरह से है ना थोड़ा सा ये देखेंगे, तो अब ये जो है अभिलंब बनेगा, और अभिलंब बनेगा तो ये अभिलंब से दूर किरणें चले जाएंगे और हम ठीक तरह से सिक्के की स्थिति को ऊपर उठा हुआ देख पाएंगे, है ना। इन अपवर्तित किरणों को बैक साइड में बढ़ाएंगे तो जाकर के एक पॉइंट पर मिलेंगे, और वहाँ हम किरणों को ठीक स्थिति को, है ना, अब हम समझ पाएंगे। तो इस तरीके से